Dear students, this is my 11th lecture on second topic, mechanical properties of fluids. In this lecture, our main points are equation of continuity and Bernoulli equation. Now, first we discuss the equation of continuity. Equation of continuity. Now consider a tube. This tube having different area of cross section at both the ends. Consider a steady flow of an incompressible fluid. इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वह इनकम्प्रेसिबल है. इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. तो फॉर स्टडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट गिवन पॉइंट बट इट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वह स्टडी फ्लो होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट ए अगर हम ले लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन में जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम आगे जाएंगे वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा. क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? इधर वाइडर सेक्शन है और इधर नैरो सेक्शन है. तो वाइडर सेक्शन में फ्लो ऑफ द फ्लूइड की वेलोसिटी स्मॉल रहेगी और नैरो सेक्शन में फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी लार्ज रहेगी. तो नाउ कंसिडर two points A and B inside this tube having different area of cross section. So now at point A the cross section is A1 at point A and the velocity of the fluid here is V1. यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V1 है. और दूसरा पॉइंट है B पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2. ए पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V1, और B पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 और वेलोसिटी है V2. तो नाउ लेट V1 and V be the velocities of the fluid at section A1 and section A2, but we can observe that the velocity V2 will be greater than that of the velocity V1 because the fluid is incompressible. Fluid कैसा है? Incompressible है. The particle moves faster through narrow section. ये narrow section है, तो यहाँ fluid faster move करेगा. And because this is a wider section, so therefore fluid moves here with slow speed. यहाँ से fluid slow move करेगा और यहाँ से faster move करेगा. Now you know that the matter neither created nor destroyed within the tube enclosed between the section A1 and A2. Therefore mass of the fluid within this region is constant over the time. It means अगर हमने दो सेक्शन कंसिडर किया तो कंसिडर हियर ए स्मॉल रीजन दैट इज फ्रॉम H to G. तो इस सेक्शन में कौन सा सेक्शन? EFGH में जितना फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड सेक्शन PQRS से बाहर निकलेगा, इसलिए कि यह जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है. नाउ सपोज दैट द वेलोसिटी हियर एट दिस सेक्शन A1 इज V1. तो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में, डेल्टा टाइम इंटरवल में, हाउ मच टाइम इंटरवल? डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी मतलब फ्लूइड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वह डिस्टेंस है Hg. तो Hg डिस्टेंस ट्रेवल करने में द वेलोसिटी इज V1, तो देयरफॉर V1 into
डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस हो गया एच जी वी वन इंटू डेल्टा टी। और ये डिस्टेंस एस आर कितना होगा? फ्लूइड की वेलोसिटी है v2, तो डेल्टा टी मतलब सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दैट डिस्टेंस विल बी v2 इंटू डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस हो गया v1 डेल्टा टी और ये डिस्टेंस हो गया v2 डेल्टा टी। फ्लूइड सेक्शन एफ जी एच ई एफ जी एच में कितना फ्लूइड इंटर करेगा उसका मास हम फाइंड आउट करेंगे। उतना ही मास इस सेक्शन से फ्लूइड का बाहर निकलेगा। तो यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना मास ऑफ द फ्लूइड सेक्शन ई एफ जी एच को क्रॉस करेगा उतना ही मास ऑफ द फ्लूइड सेक्शन पी क्यू आर एस को क्रॉस करेगा। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालेंगे? सेक्शन ई एफ जी एच। तो वॉल्यूम ऑफ सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ई एफ जी एच। ये सेक्शन जो है सिलेंड्रिकल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। तो देयरफॉर वॉल्यूम हो जाएगा A1 इंटू दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर V1 डेल्टा T। A1 इंटू V1 डेल्टा T। तो दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग दिस सेक्शन EFGH। तो how much mass of the fluid will cross this section? You know that mass is equal to density into volume. Mass is equal to density into volume. तो mass of fluid crossing the section EFGH is equal to, if the density of the fluid is rho, density of the fluid is rho, so therefore mass of the fluid will be rho A1 V1 into डेल्टा T। मतलब कि रो A1 V1 डेल्टा T मास ऑफ द फ्लूइड इस सेक्शन को क्रॉस करेगा और उतना ही फ्लूइड सेक्शन PQRS को भी क्रॉस करेगा। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन PQRS को कितना फ्लूइड क्रॉस करता है। नाउ तो मास ऑफ द फ्लूइड leaving the section PQRS सेक्शन PQRS को कितना मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉस करेगा। तो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज सेम, दैट इज रो, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन here is A2, so therefore into A2, and this distance SR is V2 delta T, so therefore into V2 delta T। तो ये दो इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि इस सेक्शन EFGH को कितना मास ऑफ द फ्लूइड डेल्टा T टाइम में क्रॉस किया। तो डेल्टा T टाइम में रो A1 V1 डेल्टा T मास ऑफ द फ्लूइड ने क्रॉस किया। अब सेक्शन PQRS में डेल्टा T टाइम में कितना मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉस किया, तो वह मास ऑफ द फ्लूइड होगा रो A2 V2 डेल्टा T। नाउ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जितना फ्लूइड इस सेक्शन में इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड इस सेक्शन से बाहर निकलेगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट
therefore you can write mass of the fluid in section, mass of the fluid in section EFGH is equal to mass of the fluid in section EFGH. Now, mass of the fluid in this section is rho into A1 into V1 into delta T, और मास ऑफ द फ्लूइड इस सेक्शन में कितना रहेगा जो क्रॉस करेगा, दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा T. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो देयरफॉर अगेन रो से रो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन. नाउ इट इज क्लियर दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो देयरफॉर you can write product of area of cross section and V, that is the velocity, this is equal to constant. तो यहाँ पे जो हमें फाइनल इक्वेशन मिला वो ये AV is equal to constant. This was equation number 2. अब यहाँ पे AV क्या है? AV is the volume rate of flow of the fluid. AV is the volume rate of flow of the fluid, and AV you can write AV is equal to dV upon dt, and this quantity dV upon dt is the volume of the fluid per unit time. Volume of the fluid per unit time मतलब dV वॉल्यूम dt टाइम में फ्लो होता है, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स. दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स. सिमिलरली रो dV upon dt, रो dV upon dt is equal to dm upon dt. dm means how much mass of the fluid is crossing in over a particular time. So therefore dm upon dt is called mass flux. This is called mass flux. तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इससे पहले हमने डिराइव किया था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो नाउ इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन AV इज इक्वल टू कांस्टेंट is called the equation of continuity in the fluid dynamics. So therefore the continuity equation says that the volume rate of flow of an incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the fluid. So listen again, the continuity equation: the volume rate of flow of an incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the fluid. इसको इजली हम देख सकते हैं कि किसी पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड में लिक्विड भी आएगा, कोई गैस भी आएगा, यहाँ से लिक्विड का फ्लो हो रहा है. अगर सडन हम यहाँ पे एरिया ये क्रॉस सेक्शन को स्मॉल अगर कर देते हैं,
इस क्रॉस सेक्शन को स्मॉल कर देते हैं और ये क्रॉस सेक्शन सेम रखते हैं। मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ से जो फ्लूइड का फ्लो हो जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्रैक्टिकली हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे टैप से जहाँ पे नल से वाटर का सप्लाई हो रहा है और सडन अगर जहाँ से सप्लाई हो रहा है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम कम करते हैं तो वहाँ फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ continuity known as continuity equation. Now this is a numerical problem as shown in this given figure. The piston of cross sectional area 2 centimeter square. ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, सपोज दैट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और A1 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुशेस द लिक्विड आउट द ट्यूब हुज एरिया एट द आउटलेट इज 40 mm स्क्वायर। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 वो है 40 mm स्क्वायर और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। The piston pushed at the rate of 2 centimeter per second. पिस्टन फ्लूइड को पुश करता है और जो वेलोसिटी फ्लूइड को प्रोवाइड करता है वह है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये वेलोसिटी v1 होगा, v1 हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब। यहाँ से फ्लूइड किस स्पीड से बाहर निकलेगा। तो यू नो दैट बिकॉज हियर देयर इज अ वाइडर सेक्शन एंड हियर द नैरो सेक्शन, तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हियर, दैट इज A1, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर इज 40 mm स्क्वायर, दैट इज A2. The velocity here, because due to apply a force by the piston, the velocity provided to the fluid is 2 centimeter per second. Therefore, v1 is the velocity of the fluid here. What will be the velocity of the fluid here? So therefore, you can apply the equation of continuity. So before applying that equation, you must write the given quantities. What are the given quantities in this question? So now the given quantities are area of cross section here, that is A1, A1 दिया हुआ है और A1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, that is v1, और v1 कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरे एंड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, दैट इज A2, और A2 कितना दिया हुआ है 40 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे नैरो एंड पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कितना होगा v2, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सभी क्वांटिटीज़ को सेम सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लिखेंगे, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ये सभी के सभी ना CGS में है, ना MKS में है, ना SI में है। बेहतर ये है कि सबको SI के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ -4 हमने लिया, एक्चुअली क्या है कि 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। लेकिन यहाँ पे हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसलिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
और 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इट विल बी 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, तो यहाँ हमको क्यूब करना होता, तो जब क्यूब करते तो 10 टू द पावर हो जाता -2 -2 -2, तो -6 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। नाउ तो V1 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये भी SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। और जस्ट लाइक सेम जैसे पहला हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, वैसे यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिलीमीटर 1 mm इज इक्वल टू कितना मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर कितना, 1000 mm। तो दिस में बी रिटन एज 10 टू द पावर 3 mm, मतलब 1 mm इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3 मीटर, मतलब दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो 1 mm स्क्वायर कितना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो क्वांटिटीज़ को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यू नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमें फाइंड करना है V2, तो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपान A2, ये इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ गिवन है उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, और V1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपान A2 का वैल्यू भी दिया हुआ है 40 इंटू 10 टू द पावर -6। तो सबसे पहले हम पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, -4 और -2, -6 और नीचे है -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू, इससे ये पूरे कैंसिल होंगे, -4 -2 -6 और नीचे -6 है, तो 2 इंटू 2 4 अपान 40। तो देयरफॉर दिस विल बी 1/10 एंड 1/10 इज इक्वल टू 0.1, और यूनिट कौन सा यूज किया था, SI, तो देयरफॉर दिस विल बी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर एट द देयरफॉर द फ्लूइड लीव्स with the speed of 0.1 meter per second. Now next point is Bernoulli equation. अगर हम किसी रिवर को ऑब्जर्व करें, फ्लो करते हुए रिवर को, तो अगर वाइडर रीजन को हम देखते हैं, कोई रिवर है जो फ्लो कर रहा है, ये वाइडर रीजन है और ये नैरो रीजन है। यहाँ नदी चौड़ी है और यहाँ नदी पतली है, यहाँ वाइडर है, यहाँ नैरो है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाइडर रीजन में लिक्विड के फ्लो की स्पीड कम होती है और नैरो रीजन में लिक्विड के फ्लो की स्पीड ज़्यादा रहती है। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी सोचते हैं कि वाइडर रीजन में प्रेशर कम होता है
और नैरो रीजन में प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। नैरो रीजन में लिक्विड का प्रेशर कम होता है और वाइडर रीजन में लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है डैनियल बर्नौली। तो स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली while experimenting with the fluid inside the pipe led to the discovery of concept। इस कॉन्सेप्ट को, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि अगर लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो वाइडर रीजन में लिक्विड की स्पीड कम रहेगी और नैरो रीजन में लिक्विड की स्पीड ज़्यादा रहेगी। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वाइडर रीजन में प्रेशर कम रहेगा, नैरो रीजन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वाइडर रीजन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, नैरो रीजन में प्रेशर कम रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो क्या ऑब्जर्वेशन लिया उसने एक्सपेरिमेंट में? ही ऑब्जर्व्ड in his experiment that the speed of fluid in narrow region, speed of the fluid in narrow region, he observed that experimentally that the speed of the fluid in the narrow region increases, but the internal pressure of the fluid in the narrow region decreases। यहाँ स्पीड तो इंक्रीज करती है लेकिन यहाँ प्रेशर डिक्रीज करता है। यहाँ स्पीड तो डिक्रीज होता है लेकिन यहाँ प्रेशर इंक्रीज करता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बर्नौली प्रिंसिपल। Bernoulli equation relates the speed of a fluid at a point, the pressure at that point and the height of that point above the reference level। यहाँ पे reference level हमने ले लिया है, तो different height पर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। It is application of work energy theorem for a fluid in the flow। यह work energy theorem का application है। While deriving Bernoulli equation, we will prove that the net work done on the fluid element by the pressure of the surrounding fluid is equal to sum of the change in kinetic energy and the change in potential energy of the fluid। मतलब यहाँ पे kinetic energy और potential energy के साथ कोरिलेट करेंगे। तो in this diagram, ये जो डायग्राम हमने निकाला है, द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, इसमें जो हम फ्लूइड के फ्लो को कंसिडर करेंगे वह फ्लूइड कैसा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड है। थ्रू द ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड हाइट। यहाँ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है A2 और A1, क्रॉस सेक्शन है A1 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है A2। यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। इस एंड का रेफरेंस पॉइंट से हाइट है H1 और इस क्रॉस सेक्शन का रेफरेंस पॉइंट से हाइट है H2। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड दैट लाइज बिटवीन द क्रॉस सेक्शन P एंड R। यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया, P और R। दोनों क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन P ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन R कम है, मतलब ये वाइडर रीजन है, ये नैरो रीजन है। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन लोअर एंड, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट लोअर एंड दैट इज cross section P is V1 and velocity of the fluid at the upper end that is R is V2 and A1 and A2 with the cross section area of the fluid at lower end and upper end। मतलब lower end पे area of cross section A1 है, upper end R पे area of cross section A2 है and P1 and P2 are the pressures at the lower end and upper end। D1 be the distance traveled by the fluid in a constant interval of time dt। मतलब एक constant time dt में फ्लूइड
P से Q तक आने में कितना टाइम लेगा, P से Q तक आने में कितना टाइम लेता है, dt टाइम लेता है, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा d1। तो d1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है v1, तो v1 इंटू डी टी, d1 इज इक्वल टू v1 इंटू डी टी। यही फ्लूइड dt टाइम में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन r से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इज d2 and d2 is equal to, because velocity here is v2, तो therefore v2 into dt। तो मतलब d1 क्या है, d1 एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है, और उतने ही कांस्टेंट टाइम इंटरवल में क्रॉस सेक्शनल एरिया r से जो फ्लूइड डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज d2। तो therefore you can write a1 d1 is equal to a2 d2। The volume dv of the fluid passing through any cross section during time interval dt is the same टाइम में सेम वॉल्यूम पास होगा, बिकॉज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो सेक्शन वाइडर सेक्शन P से कितना फ्लूइड पास किया, a1 d1 dt टाइम में, उतना ही वॉल्यूम सेक्शन R से, नैरो सेक्शन से फ्लूइड पास करेगा, कितने टाइम में, dt टाइम में। इफ दैट वॉल्यूम इज dv, तो देयरफॉर यू कैन राइट dv इज इक्वल टू a1 d1 इज इक्वल टू a2 d2। तो यू कैन राइट हियर द इक्वेशन dv is equal to a1 d1 is equal to a2 d2। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, dv क्या है, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में फ्लूइड ट्यूब से जितना वॉल्यूम पास होता है उसको हम dv कहेंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन में जहाँ पे वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, dt टाइम में a1 d1 फ्लूइड पास करेगा, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जहाँ नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a2 d2 फ्लूइड पास करेगा। तो देयरफॉर a1 d1 इज इक्वल टू a2 d2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड एज फ्लूइड इज अ आइडियल फ्लूइड। यह जो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड है, इसलिए इंटरनल फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। इन प्रैक्टिस also for a fluid like water, the loss in energy due to viscous force is negligible. Therefore, the net work done W on the element by the surrounding fluid during the flow from P to R, जब फ्लूइड P से R तक फ्लो करेगा, तो जो सराउंडिंग फ्लूइड है ड्यूरिंग द फ्लो कितना वर्क डन अप्लाई होगा। तो देयरफॉर दैट वर्क डन W इज इक्वल टू P1 A1 इंटू D1। यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ प्रेशर है P1, एरिया A1, तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो P1 अगर लेते हैं तो F1 A1, तो F1 कितना हो जाएगा, P1 इंटू A1 जो हमने लिया है, ये फोर्स है F1, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है फ्लूइड में, D1 होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये F1 हो गया और डिस्प्लेसमेंट होता है D1, तो वर्क डन हो गया F1 इंटू D1, और F1 की वैल्यू यहाँ से हमने ले लिया P1 A1 इंटू D1। नाउ माइनस, अब सेकेंड एंड को हम देखेंगे, जो नैरो एंड है, वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 और प्रेशर है P2। तो देयरफॉर हाउ मच वर्क डन, P2 A2 इंटू D2, D2 is the displacement. In the second term, the sign is negative, has the negative sign because of the force at R
अपोजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे जो फोर्स है वो अपोज करेगा फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट को, इसलिए साइन नेगेटिव होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे हम यूज करेंगे A1D1 इज इक्वल टू dV, A2D2 इज इक्वल टू dV। तो A1D1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे dV, A2D2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे dV। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू dV कॉमन हो जाएगा, तो देयरफॉर यू कैन राइट P1 माइनस P2 इंटू dV। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। As the work W is due to forces other than the conservative force of gravity, it equal to change in total mechanical energy. It is equal to change in total mechanical energy. That is the kinetic energy plus the gravitational potential energy associated with the fluid element. So therefore W will be equal to delta KE, that is change in kinetic energy, plus delta PE, that is change in potential energy. This will be equation number 3. The mechanical energy for the fluid between the section Q and R does not change. Now at the beginning of time interval dt, the mass of the fluid between P and Q, इस सेक्शन में P से Q तक मास ऑफ द फ्लूइड कितना इंक्लोज्ड होगा, दैट विल बी रो A1 D1। इतना मास ऑफ द फ्लूइड इसमें इंक्लोज है और इस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है V1। तो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच जो फ्लूइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। और यहाँ जो फ्लूइड है वह है, उसका मास है रो A1 D1, और ये मास किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, v1 स्पीड से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास की जगह पे क्या लेंगे, रो A1 D1 इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी कितनी है V1, तो देयरफॉर इंटू V1 स्क्वायर। तो इस फ्लूइड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, हाफ रो A1 D1 इंटू V1 स्क्वायर। एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल dt, इस टाइम के बाद, इस एंड ऑफ टाइम इंटरवल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन सेक्शन R एंड S, इस सेक्शन में जो फ्लूइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इस फ्लूइड का मास निकालेंगे, और मास निकालने का फार्मूला है वही सेम, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, दैट इज A2 D2, ये मास ऑफ द फ्लूइड हो गया। और इस फ्लूइड की स्पीड कितनी है, v2। तो इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू रो इंटू A2 इंटू D2 इंटू V2 स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ का है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ का है, इस फ्लूइड का है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि देयरफॉर द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt, change in kinetic energy during time interval dt, and that change in kinetic energy may be written as delta kinetic energy. Delta kinetic energy क्या है, change in kinetic energy during the time interval dt, and this will be equal to half rho into A2 into D2 into V2 square, this kinetic energy minus this kinetic energy. So therefore write here minus sign kinetic energy here, that is half rho A1 D1 into V1 square.
तो therefore again you can write here this is equal to half into rho into d v. A1 d1 is equal to dv, A2 d2 is equal to also dv. From the previous equation, this equation A1 d1 is equal to dv, A2 d2 is equal to dv. तो यहाँ भी हमने dv रख दिया, यहाँ भी dv रख दिया. तो therefore dv into v2 square minus half rho dv into v1 square. तो now here half is common, half दोनों में common है, रो भी दोनों में कॉमन है और dv भी दोनों में कॉमन है. तो ब्रैकेट में आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल dt द फ्लूइड हियर ऑफ मास m मास का फ्लूइड होगा और उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. हमने रेफरेंस लेयर ये लिया है, तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से हाइट है इस लेयर का h1 और दिस सेक्शन का हाइट रेफरेंस लेयर से कितना है, रेफरेंस पॉइंट से h2 है. तो देयरफॉर एट बिगनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल dt द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन p एंड q. इस फ्लूइड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh. m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ जो फ्लूइड इनक्लोज्ड है उसका मास कितना होगा वो निकालेंगे और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, हाइट है h1. तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P एंड Q, मैं स्टार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ऑफ द फ्लूइड बिटवीन P एंड Q कितना हो जाएगा, mg इंटू h1. m क्या है, मास ऑफ दिस फ्लूइड और इस फ्लूइड का मास कितना होगा, मास हो जाएगा रो इंटू a1 इंटू d1 और a1 इंटू d1 इज इक्वल टू dv. तो देयरफॉर यू कैन राइट डायरेक्टली हियर रो इंटू dv. ये मास हो गया इस फ्लूइड का इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इंटू हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट दैट इज h1. अब यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका मास कितना होगा, उस फ्लूइड का मास होगा रो dv इंटू जी और इस मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन R and S means potential energy of the fluid between R and S. So first of all you have to find the mass of that fluid and mass of that fluid is m into acceleration due to gravity into height of the fluid that is h2 from the reference point. तो mass of the fluid कितना हो जाएगा, mass of the fluid होगा rho into dv into g into h2. तो now therefore the change in potential energy कितना होगा, change in potential energy होगा this potential energy minus this potential energy and that is called delta PE. तो therefore listen again, what is change in potential energy. यहाँ पे potential energy हमने find कर लिया, वो potential energy ये है. यहाँ पे potential energy हमने find किया किसका, fluid का, वो potential energy यहाँ दिया हुआ है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो दिस पोटेंशियल एनर्जी माइनस दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा पी ई इज इक्वल टू दिस दैट इज रो इंटू डी वी इंटू जी इंटू H2 दैट इज
potential energy here minus potential energy here of the same mass of the fluid, that is a rho into dV into G into H1. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ रो और डी वी कॉमन हो जाएगा, जी भी कॉमन रहेगा। तो देयरफॉर H2 माइनस H1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, 4 and 5 in equation number 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू है P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? दिस वन। तो देयरफॉर हाफ रो डी वी इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? रो इंटू डी वी इंटू जी इंटू H2 माइनस H1। तो नाउ देयरफॉर यू कैन राइट हियर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देख रहे हैं डी वी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी वी कैंसिल होगा, यहाँ से डी वी कैंसिल होगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू G इंटू H2 माइनस H1। तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो टोटल इसमें 6 इक्वेशन डिराइव किए गए। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन, इसी को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम दैट occur during the flow. This equation 6 can also be written as P1 plus half rho V1 square, half rho into V1 square P1 plus half rho V1 square plus rho GH1, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, GH1 now equal to P2 and plus half rho V2 स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, हाफ रो V2 स्क्वायर और साइड इसमें चेंज किए हैं, प्लस रो GH2, this is equation number 7, and also you can write P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. This is equation number 8. So therefore equation 7 and equation 8 can be written by using the equation number 6. Now a different way of interpreting
different way of interpreting the Bernoulli's equation. तो Bernoulli's equation क्या है? P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square plus rho G H2 minus H1. तो डायमेंशनली द प्रेशर इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है. तो बोथ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड इन दिस इक्वेशन, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं. तो द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन पर यूनिट एनर्जी per unit volume. Hence, quite often the left side is referred to as pressure energy per unit volume. Left side में क्या होगा? Pressure energy per unit volume. तो therefore this is pressure head और ये क्या होगा? Volume velocity head. This will be the velocity head and this will be the potential head. So therefore, in other words, the Bernoulli's principle is thus consist with the principle of conservation of energy. The next content of this topic will be covered in the next lecture. Thank you.